तो साथियों नमस्कार। आज हम आखिरकार आ ही गए हैं और बहुत दिनों से हमारे जो संतोष भाई बोल रहे थे कि यार तुम आ ही नहीं पा रहे हो और कहाँ हो क्या है, और हम लगे थे अभी धान की बोनी करने में। तो हमारी धान भी कुछ कुछ बह गई और अब हम गए थे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने, और हमारे दो बच्चे जो है वो नवोदय में पढ़ रहे हैं, तो उनको हम छोड़ के वापस आए। संतोष भाई के यहाँ भी थोड़ा संतोष भाई के यहाँ आए तो आपको पता है कि संतोष भाई जो है वो एक ढाबा भी चलाते हैं। तो बस बात चल पड़ी, और जब बात चल पड़ी तो इस समय जिस तरह से महंगाई परेशान कर रही है हम सब लोगों को, घर चलाने में भी महंगाई, ढाबा चलाने में भी महंगाई, गाड़ी चलाने में भी महंगाई तो मतलब ये है कि आपको कहीं छोड़ ही नहीं रही है। तो संतोष भाई आप किस तरीके से महंगाई आपको परेशान कर रही है? किस इस समय आलू के रेट क्या चल रहे हैं, भाजी के रेट क्या है, तेल क्या चल रहा है, दालें क्या चल रही है? क्या कोई आम आदमी इस समय जी पाएगा या सब क्या हो रहा है इस समय महंगाई को लेके? महंगाई तो आज की जो स्थिति है, हाँ, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार को हाँ, अपना घर चलाना बड़ा दुर्भर सा हो गया है। हाँ, सब्जी हो चाहे भाजी हो, दाल के रेट आप देख लो, जस्ट डबल तिबल रेटों में मिल रहा है। 40-42 के ऊपर तो आपकी आलू हो गया, बिल्कुल है। टमाटर आप 60 से 70 हो गया, 80 रुपए किलो टमाटर जा रहा है। प्याज के रेट के हालात 40 से 50 रुपए है। है। आप बताइए कैसे घर चलेगा? तेल, आप खाने का तेल जो है जो 200, 250, 250 के ऊपर तेल चला पहुंच जाता है। गया तो है। आप समझिए कि परिवार चलाने के लिए एक नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार किसी तरीके से अपना परिवार चलाए कि बच्चों को पढ़ाए। सही बात है। आज हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में एक गरीब मध्यम वर्गीय किसान का परिवार हो, कोई सामान्य नागरिक हो, किसी तरीके से अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ाई लिखाई कराता है। संतोष भाई, जो महंगाई है वो सिर्फ खाने पीने बस में असर नहीं डाल रही, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी महंगाई पूरे जीवन को हर प्रभावित चीज में महंगाई है। दवाई से जिस तरह हुए हैं, तो बच्चों की कापी किताबें, उनकी स्लेट पेंसिल, उनकी फीस, इस मामले में भी तो आदमी इतना परेशान है कि कहाँ जाए, क्या करे। आज की स्थिति में तो ये है कि अब कोई आदमी अपना जमीन जेवर बेच करके भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, बाहर बेच करके। तो ये संभव नहीं है कि ये उम्मीद आप नहीं लगा सकते कि आपका बच्चा पढ़ करके पास होगा या किसी पेपर को देगा तो अगले बार लीक न होगा। आज कितने पेपर हिंदुस्तान में लीक हुए? ये तो बिल्कुल सही जो आपने मुद्दा उठाया है कि जो पेपर भी लीक हो रहे हैं, पढ़ लिख के जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तब से इन्हें सच्चाई ये है कि ये देश में नौकरियां देना नहीं चाहते। नौकरियों के साथ साथ जो आरक्षण के नाम से नौकरियां इनको बांटना पड़ेगा, और जब भर्तियां होंगी सरकारी तो उसमें आरक्षण सामने आएगा, तो उस कारण से भर्ती कराना नहीं चाहते, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं। भाई इसमें तो हो ये रहा है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो पिछड़ रहे हैं, और जो पैसे वालों के बच्चे हैं उनको पहले से एक रात पहले उनके सवाल मिल जाते हैं, और उनके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से उनके उत्तर भी वो लोग ढूंढ लेते हैं, और वो जाके पेपर में छाप आते हैं, और 100% अंक उनको मिल जा रहे हैं। बताइए आप। ये हो यही रहा है। 30 लाख बच्चे नीट की परीक्षा का पेपर दिए। सही। अब आप सोचिए, पैसे वाला लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है वो 100% लाता है और सिलेक्ट हो जाता है, वो डॉक्टर बनेगा, कल आकर के समाज में वो इलाज करेगा कि लोगों की जिंदगी खत्म करेगा। अभी खेती बाड़ी भी शुरू है हमारी। अब खेती में ही आप देख लीजिए कि कौन सी ऐसी दवाई है जो 5,000, 6,000, 7,000 रुपए लीटर मिल रही है, उससे कम कोई मिलती है क्या? कोई नहीं मिल रही है। यूरिया को 5 किलो कम किया, दाम नहीं घटाया। बिल्कुल। फिर उसके बाद 5 किलो कम किया, दाम नहीं घटाया। नई यूरिया चालू कर दिया, उसके बाद आप दाम वही रखा है और उन्होंने मात्रा घटा दी। बिल्कुल। 10 किलो उन्होंने घटा दी, तो आप कितनी महंगाई? 20% अपना वो रिचार्ज का दाम बढ़ा है। पहले लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, नात रिश्तेदारी में, बेचारे वो भी महंगाई में नहीं कर सकते। कंपनियां तो बहुत लूट रही हैं एकदम। बिल्कुल ऐसा है कि हम हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को तो वो सिर्फ इसलिए जिंदा रखे हैं क्योंकि उनको हर महीने हमसे आपसे पैसे चाहिए हैं।
तो जीवन यापन चलेगा कैसे संतोष भाई? इसमें तो बहुत परेशानी, बौनी चल रही है। और बौनी आप देखिए कि हर जगह पे धान के बीज बोरियों में पैक मिल रहे हैं और एक एक किलो बीज की कीमत 300 से 350 रुपये किलो मिल रही है। इसका मतलब है ये कि 30,000 से लेके 35,000 रुपये कुंटल बीज बो रहा है। और जब वही बीज जब वो फसल आती है तो वो कितने रुपए कुंटल बिकता है सुरेंद्र भाई? 2,000 रुपये। 2,000 भी सरकारी खरीदी है। वैसे बाजार में जाओगे तो आपको 1,500 से ज़्यादा कोई नहीं खरीदता। कोई नहीं। विजय भाई, सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इन लोगों ने नारा दिया कि हम किसानों को आय दुगनी कर रहे हैं, लेकिन हम अब समझ नहीं पाए, हमारी देश की जनता नहीं समझ पाई, ये किसानों की आय दुगनी नहीं कर रहे हैं, दरअसल व्यापारियों की आय दुगनी कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों, छोटे व्यवसायियों की नहीं। क्योंकि बीज कंपनियां जो वो हजारों करोड़ों का टर्नओवर जिनका है, उनके आय दुगने कर रहे हैं। वही धान हम 20 रुपये 30 रुपये हमारा खरीदते हैं, वो बीज हम बनाए तो 20 रुपये किलो भी नहीं पड़ेगा, और उनका 200-300 रुपये किलो हम खरीद करके डालते हैं। जिससे साफ साबित होता है कि उल्टी दिशा में ये जो भी बात करते, सारी बातें इनकी उल्टी होना। कहाँ रहा इस देश का किसान? आज सालों से अब सड़क पे है, लगभग हजारों किसान हमारे आत्महत्या कर लिए इसी महंगाई। सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही। नहीं, इस तरफ अभी भी लोग बैठे हुए हैं जो हरियाणा बॉर्डर पे है, हरियाणा से दिल्ली की बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, अभी भी हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार ने कोई आज तक स्टेटमेंट जारी नहीं किया हुआ है। तो ये तो जो अभी शिक्षा पे असर, कृषि पे असर, अब आप देखिए कि अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो बताइए उसकी क्या हालत है। कौन सी ऐसी अस्पताल है जहाँ पे वो जाके अपना इलाज करवाए? और अगर उसको इलाज करवाता भी है तो सरकारी अस्पतालों में तो दवाइयाँ नहीं हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, तो आदमी भागता है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ। और प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जब वो आदमी जाता है, लूटने के लिए बना है। ये जो नीट का पेपर क्यों लीक कराया जा रहा है? ऐसे लोग पढ़ कर आएंगे, वो लूटने के लिए आते हैं। दूसरी बात, जो सरकारी अस्पताल में गिने चुने जो डॉक्टर्स हैं, आज उनकी स्थिति आप जाके देखो। सरकारी अस्पतालों में वो एडमिशन के नाम पे आपको बोलेंगे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाओ, आपका हम सस्ते में इलाज कर देंगे, जल्दी कर देंगे। वो लोग भी आज सामान्य परिवार के लोगों की स्थिति ये हो गई है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को भी घूस दे करके उनके प्राइवेट क्लिनिक पे जाकर के इलाज कराना पड़ रहा है। जबकि भारत के संविधान में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा भारत के हर नागरिक का मूल अधिकार है, उसको मुफ्त मिलना चाहिए। अब जो पहले की जो सरकारें थी, वो एक डॉक्टर को बनाने में जिस तरह से जो ग्रांट देती थी मेडिकल कॉलेजों को, इस सरकार ने वो ग्रांट भी बंद कर दिए हैं या बहुत कम कर दिए हैं, जिससे कि अब लगभग हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को अपने घर से पैसा लगाना पड़ रहा है। और घर इतने मजबूत नहीं है तो वो बैंकों से उधार ले के पैसा लगा रहे हैं अपनी पढ़ाई में। और एक डॉक्टर बनने में लगभग मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए से कम नहीं लग रहा है। अगर कोई आदमी 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपए लगा के अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा या वो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, तो वो आके सेवा करेगा या व्यवसाय करेगा? आप तो ये समझिए कि 2-3 करोड़ जो सरकारी कॉलेजों की फीस होगी, जो सेलेक्ट हुए बच्चों की बात कर रहे हैं। आज एक डॉक्टर बनाने में 10-10 करोड़ रुपए लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो 10 से 15 करोड़ रुपए फूंक करके डॉक्टरी करके आएगा, 10-15 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल खोलेगा, तो उससे आप उम्मीद करेंगे कि आपके हित की बात करेगा? वो तो लूटने के लिए बैठा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई टैक्स भी नहीं है। तो देखिए, हम लोग तो हमारी हर चीज़ पर सरकार टैक्स लगा रही है। आजकल तो बीज पे टैक्स लगा दिया, जबकि इसके पहले कभी खेतीबाड़ी के बीजों पे कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन इस बार तो उन्होंने बीज में भी टैक्स लगा दिया और बीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। तो जब हमसे सरकार इतना पैसा ले रही है, तो ये बताइए हमारे लिए सुविधा क्या दे रही है? ऐसा आप तो बीज भर की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो कफन पर टैक्स लगा दिया। हर चीज पे जब खत्म होता उस कफन पे भी टैक्स लगा दिया, दवाई पे टैक्स लग गया। टैक्स बचा कहाँ है? जो संजोग आप ये मनाइए, भाग सराइए, हिंदुस्तान की
समझदार जनता का कि मजबूत विपक्ष दिया, नहीं तो ये बोलने पर भी टैक्स लगाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। ये हमसे पैसा तो वसूल रहे हैं, लेकिन ये हमारे पैसे से रोड नहीं बना रहे हैं। रोड तो कंपनियां अपने पैसे से बना रही हैं, और वो जगह जगह इसीलिए टोल टैक्स लगा के आपसे और 150-200 रुपया टोल टैक्स आपकी गाड़ी का काट रही है। तो ये जो बताइए कि जो सरकार हमसे पैसा ले रही है वो डाल कहाँ रही है? कटनी जबलपुर होकर नागपुर निकलता है, इसको इन लोगों ने सीधे ठेके पे दे दिया, बेच दिया 3 साल 5 साल के ठेकेदारी पे। हम कोई गाड़ी वाहन खरीदते एक बार पूरा टैक्स देते हैं, 15 साल का पूरी गाड़ी का टैक्स देते हैं, बार बार उसके बाद हम जितने बार गुजरते हैं उसका टोल टैक्स देते हैं। नहीं तो हमें आप अभी तरह तरह के तरीकों से लूटा जा रहा है। जब आप अभी जौनपुर जाते हो तो कितना टैक्स देते हो? लगभग 1200 से 1500 रुपए तो टैक्स लग जाता है। अब आप बताइए, आपको अगर गाड़ी में जाना है तो आप फ्यूल भी डाल रहे हो और उसके ऊपर कितना पैसा डाल रहे हो? 1200 से 1500 रुपए सिर्फ रोड में चलने का। हम कटनी से भोपाल जाने में 1100 से 1200 रुपए टोल टैक्स लग जाता है। आज के सरकार जनता से टैक्स के तौर पे वसूल रही है, इनडायरेक्ट टैक्स हम लोगों से ले रही है। ये टैक्स सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट के कर्जा को माफ करने में इसका उपयोग कर रहे हैं। और अभी जो सदन में मुद्दा उठाया था पिछले दिनों, और कई रिपोर्टें भी आई हैं, उन रिपोर्टें ये कह रही हैं कि हमारे आपके टैक्स का जो पैसा इकट्ठा हुआ था उस टैक्स में से लगभग 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बड़े लोगों का जो कर्जा है उसको माफ कर दिया। तो इसलिए आप जब रोड में चलोगे तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा ना। जितना किसानों का कर्जा 2 पूंजीपतियों का जितना माफ किया, उससे कम में तो किसानों का सारा हिंदुस्तान का कर्जा माफ हो जाता। किसानों से, नौजवानों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने व्यापारी मित्रों का ध्यान देना, अडानी अंबानी के इशारों के। पिछले दिनों अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट का जो खुलासा हुआ, तो उस पर हमने देखा कि ये जो जिस तरीके से कर्ज माफ करते हैं और पीछे से फिर उस पैसे को घुमा फिरा के ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के और फिर ये किस पार्टी के पास आ जाता है, आपको तो पता ही है। भारतीय जनता पार्टी के अभी जो इलेक्टोरल बोर्ड के जो पूरे खुलासे हुए हैं, इन लोगों ने तो जो दवाइयाँ थी कोरोना काल में, जबरदस्ती इंजेक्शन जो बनवाया, हमें फर्जी इंजेक्शन लगाया, जबकि दवा बनाने वाली कंपनी ये स्वीकार कर रही है कि ये सेफ नहीं है। उसके एवज में इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से इन्होंने चोरी से क्या वो पैसा लिया, इसीलिए तो उन्होंने कानून। देश का जो दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों के हाथ में देश है कि आज अगर हम लोग नहीं चेते और महंगाई बेरोजगारी ऐसे बढ़ती रहेगी, और जब तक इनको इस देश की जनता कुर्सी से नहीं कि देश में जो कर्जे की स्थिति है, तो कई रिपोर्टें आ चुकी हैं कि इस देश में 2014 से पहले 55 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज था, आज बढ़ के 205 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर हो चुका है। आप बताइए, एक तरफ ये इतना कर्जा भी ले रहे हैं, इतनी महंगाई भी कर दिया, इतना टैक्स भी बढ़ा दिया। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जी, तो एक हफ्ते पहले, उसमें ये बताया गया कि मोदी जी 2047 तक का देश का कर्जा उठा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है। हाँ। हम लोग बड़े गफलत, ये $5 ट्रिलियन उस इकोनॉमी की बात करने वाले लोग, और आज इस देश की स्थिति क्या आप खुद देख लीजिए। कह रहे हैं कि भैया हमारा आलू जो है वो अभी 40 रुपए से कम करवा दो, और हमारा कहना है कि भाई टमाटर को ही कभी कम करवा दो, प्याज को ही कम करवा दो, जब तेल को ही कम करवा दो। तो बहुत विजय भाई, जब तक किसान के पास आलू टमाटर रहेगा तब ये रेट नहीं बढ़ेगा। हाँ। तब तो 5 रुपए 10 रुपए किलो लेने में 2-2 रुपए किलो लोग आलू लेते हैं। यहाँ तक किसान मंडी में ले जाते तो अपने लहसुन तक अभी पिछले दिनों में फेंक दिया, तब रेट नहीं बढ़ेंगे। इनके पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोग स्टोरेज में जब जमा कर लेंगे तब ये बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा घोटाला, इसमें समझ नहीं आता। चलिए, बहुत शानदार शानदार चर्चा हुई, बहुत मजा आया है। अब कोई अगली बात